हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए बेटा, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। और ये चैप्टर बच्चों ऐसा है, ये आग लगा देगा। ये 11th क्लास में है, ये बीकॉम में है, सीए फाउंडेशन में है, बीकॉम ऑनर्स में है, हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की। क्लियर? स्टार्ट करें? चलो मेरे बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा चैप्टर है क्या। याद करो बचपन के दिन, जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, आप गलियों में कंचे खेलते थे बेटा। अरे इतना पीछे नहीं जाना मेरे बच्चों, याद करो 11th क्लास के दिन, गर्मियों के, जब आपने नया नया एडमिशन लिया था और आप अपने टीचर के पास गए होंगे, दीदी भैया गली में, तो उन्होंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई हुई अकाउंटिंग की, है ना बच्चा। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन मेरे बच्चों क्या पढ़ाया सर? उन्होंने कहा कि कोई भी बिजनेस सबसे पहले क्या करता है मेरे बच्चों, वो बिजनेस की इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहला काम अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं सर? हम रिकॉर्डिंग करते हैं। करेक्ट, हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसकी हेल्प से? सर जर्नल एंट्री की हेल्प से। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इस रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों? पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। हाँ सर याद तो आ रहा है, मैडम ने कुछ कुछ ऐसा बताया था। ठीक है जी। तो सबसे पहले इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन को क्या करना है? आपने रिकॉर्ड करना है, देन उनकी पोस्टिंग करनी है। और पोस्टिंग करने के बाद मेरे बच्चों फाइनली हम लोग क्या बनाते थे बेटा? ट्रायल बैलेंस, है ना बच्चा। चलो, तो हम लोग बनाते थे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस आई होप आपको क्लियर होगा। हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट, है ना बेटा, पर्टिकुलर्स। चलिए, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें करना क्या है? जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने कर लिया। क्लासिफिकेशन आपने कर लिया। जो वर्ड था समराइजिंग, क्या वर्ड था? समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग का मतलब था कि एक शॉर्ट समरी बनानी है, तो आपने बना ली ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, है ना। तो जो आपने भी चैप्टर पढ़ा होगा इससे पहले, विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें आप 3 काम करते थे। आपको एग्जाम में गिवन होता था ट्रायल बैलेंस, तो आपने क्या किया? ट्रेडिंग बनाया, पीएनएल बनाया और बैलेंस शीट बनाई, और काम आपका हो गया खत्म। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ये तीनों अकाउंट तो आपने पढ़ना ही है। तीनों अकाउंट तो हमें पढ़ना ही है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट। इसके साथ साथ हमें साथ में देखनी है एडजस्टमेंट। सर ये एडजस्टमेंट क्या होती है, ये हमें समझना है आज बच्चों। एडजस्टमेंट का मतलब क्या, वो समझिए। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी जो अकाउंटिंग होती है, आपको पता ही कब से कब स्टार्ट होती है? वो अप्रैल से लेकर मार्च होती है। हाँ सर, अप्रैल से मार्च होती है। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनको हम 31 मार्च तक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। भाई पॉसिबल नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च तक वैल्यू हो सके। डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। डेटर्स कितने पैसे डूब जाएंगे, कितने पैसे नहीं मिलेंगे, उसका प्रोविजन फॉर डीडी। तो एडजस्टमेंट का मतलब हुआ ऐसी ट्रांजैक्शन जो हम लोगों ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी है। तो मैंने आपको बताया एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन हो गया। तो ये 31 मार्च तक इनको लिखना पॉसिबल नहीं है। भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कब निकालोगे? जब हमारे अकाउंट्स एंड होंगे, उसके बाद तो वैल्यूएशन करोगे। डेप्रिसिएशन कब निकालोगे? ईयर एंड के बाद निकालोगे, है ना। और प्रोविजन बनाने हैं। तो ऐसे इवेंट्स जिनको हम अपनी बुक्स में 31 मार्च तक रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ये सारी हमारी क्या है? एडजस्टमेंट है। तो ये ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं करी, तो मतलब इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इनकी पोस्टिंग नहीं हुई, ये हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं आई, तो इनको हमने अपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है जी। अब हमारा काम क्या, हमें क्या करना है? हमें इन ट्रांजैक्शन को भी अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करनी है, इनको भी अपनी बुक्स के अंदर लेके आना है। सर क्यों लेके आ रहे हैं, मतलब क्या हो ना? अरे मेरे भाई, अगर आपको सही प्रॉफिट चाहिए बिजनेस का, अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही चाहिए, तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो बात करते हैं एडजस्टमेंट का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्लासिफाई नहीं किया।
ठीक है, तो अब हम उन्हें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स में ऐड कर रहे हैं, और अगर इनको हम ऐड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं निकल पाएगी। किसकी? प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की। आई होप इतनी बात क्लियर होगी मेरे बच्चों। चल सकते हैं आगे? जी सर। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों एडजस्टमेंट की। तो वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जिनको हमें डील करना है? ठीक है बेटा, तो जल्दी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट डाल रहे हैं आप लोग। चलिए बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट आप हेडिंग डाल रहे हैं मेरे बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा पॉइंट है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। ये जो पॉइंट है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक वाला जो पॉइंट है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ही पता है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक के दो जगह इंपैक्ट होता है बेटा। एक जाता है वो ट्रेडिंग काउंट के कहां पर? क्रेडिट साइड में, और दूसरा कहां जाएगा मेरे बच्चों? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, मैं किन की बात कर रहा हूं? अगर ये चीजें आपको कहां दे रखी है? ट्रायल में नहीं दे रखी है, ट्रायल के नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह इंपैक्ट जाएगा, कहां कहां? ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है सर, और ये भी तो हो सकता है, कभी कभी हमने देखा है सर कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास कभी कभी रेडीमेड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ओहो, अगर ऐसा हुआ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है, तो उस केस में इस एंट्री का एक ही इंपैक्ट होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, वो कहां पर आएगी बेटा? ओनली बैलेंस शीट में। तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है बच्चा, तो उसका एक ही इंपैक्ट जाएगा, कहां पर? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहां? एसेट साइड में। तो सर अगर एडजस्टमेंट में लिखा है तो दो जगह इंपैक्ट होंगे, टू एस्पेक्ट इंपैक्ट होगा बेटा। लेकिन अगर केवल आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है तो उसका एक ही जगह इंपैक्ट होगा, और वो कहां पर जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। आई होप पहला पॉइंट क्लियर होगा बेटा। चलिए, दूसरे पॉइंट हम बात करते हैं, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? अरे भाई, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। डेप्रिसिएशन का मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो हमारी एसेट्स में जो भी रिडक्शन हो रही है, कमी हो रही है, उसके दो जगह इंपैक्ट कहां जाएंगे सर? उसके इंपैक्ट दो जगह जाते हैं जी। ठीक है, कहां कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। और हमारे पास जो भी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट की एसेट्स में से क्या कर देंगे? माइनस। तो अगर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट दो जगह जाएंगे बेटा। एक तो हमारे पीएल के डेबिट साइड में, और दूसरा क्या होगा? बैलेंस शीट की एसेट से माइनस कर देंगे। सर थोड़ा सा एग्जांपल देके बताओ ना। अरे मेरे बच्चों, ये देखो ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मशीनरी है, बुक्स में पीएम प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की। एडजस्टमेंट बोलता है कि 15% का डेप्रिसिएशन है। ठीक है भाई, तो 1 लाख का 15% कितना हो गया? 15,000 रुपए। और ये 15,000 रुपए हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस भी हो गया, तो टू प्लांट एंड मशीनरी के नाम से 15,000 रुपए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया डेप्रिसिएशन का। चले बच्चों आगे। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पॉइंट कभी सुना है बेटा आप लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इंपैक्ट भी दो होंगे बेटा। एक कहां जाएगा मेरे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में जो ऑनर की कैपिटल होगी वो इससे घटेगी या बढ़ेगी? सर बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे, किसमें? बैलेंस शीट में जो कैपिटल उसमें ऐड कर देंगे, और पीएल के डेबिट साइड में। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये हुआ कि प्रोप्राइटर ने जितने भी पैसे लगाए, फर्म उस पर क्या देने वाली है? इंटरेस्ट देगी। और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो पीएल के डेबिट साइड में आएगा। और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट किसको मिलेगा? प्रोप्राइटर्स को, ऑनर को, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसके साथ एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 4। इसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ठीक है सर, ड्राइंग्स का मतलब हुआ पर्सनल यूज के लिए आपने क्या किए? कुछ पैसे निकाले, तो फर्म क्या करेगी? उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? गेन है। तो इसका इंपैक्ट बताओ कहां जाएगा बेटा? सर इसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड में आएगा, और बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होगी, ठीक है सर, कैपिटल से सीधा माइनस कर दो, या ड्राइंग्स में ऐड करके भी माइनस कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएनएल में कहां पर आएगी? क्रेडिट साइड में, फर्म के लिए गेन है। और दूसरा इंपैक्ट सर क्या होगा? हमारी कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा डेप्रिसिएशन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चौथा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चले आगे, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान सुनिए मेरे बच्चों। एक वर्ड सुना होगा आपने, आउटस्टैंडिंग। हाँ सर, आउटस्टैंडिंग तो बहुत सुना है हम लोगों ने, और हम लोग सर आउटस्टैंडिंग तो करते रहते हैं, है ना। फीस ही नहीं पे करते सर। अरे सर पर्सनल क्यों हो जाते हो आप? आ जाओ बेटा। तो पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, जिसका नाम है जी, इसका नाम है आउटस्टैंडिंग। O/S, इसको ड्यू भी कहते हैं बेटा, इसको अनपेड भी कहते हैं, और इसको हम एरियर्स भी कहते हैं। तो किसी भी नाम से एग्जाम में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अनपेड, एरियर्स। ठीक है बेटा, इसका मतलब हुआ मेरे बच्चों ऐसे एक्सपेंस जिनका हमने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म ने कोई ऑफिस ले रखा रेंट पे, तो रेंट कितना है? 10,000 रुपये पर मंथ। तो एक साल का रेंट कितना बना? 1,20,000 रुपये। लेकिन फर्म ने 3 महीने का रेंट नहीं पे किया, तो हम ये कहेंगे भाई ये खर्चे तो 1,20,000 थे, लेकिन पेड कितने किए? 9 मंथ का, 3 मंथ का नहीं पे किया। तो 10,000 इंटू 3 कितना होता है? 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये क्या हो गया सर? ये 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसे एक्सपेंस जिनका हमने बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन पेमेंट अभी नहीं करी है। तो सर इम्पैक्ट क्या करेंगे इसका हम लोग? बताओ आप लोग। तो इम्पैक्ट ये करेंगे, ये हमारे लिए खर्चा है सर, बिल्कुल एक्सपेंस है जी। तो इसका इम्पैक्ट मेरे बच्चों ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल रेंट था तो टू रेंट। अब 10,000 रुपये पर मंथ रेंट है। कितना है? 10,000 रुपये पर मंथ रेंट है आपका, है ना बच्चा। चलो, अब 10,000 रुपये पर मंथ रेंट है, तो इसका मतलब आपने रेंट कितना पे किया? 9 मंथ का पे किया। तो जब 9 मंथ का रेंट पे किया मेरे बच्चों, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान सुनिए, आपने रेंट कितना पे किया? 9 मंथ का पे किया सर। ठीक है, 1 मिनट बच्चा। चलो, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा टू रेंट। चलो, रेंट कितना पे किया? 90,000। लेकिन रेंट 3 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ टोटल रेंट कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये। और जो 30,000 रुपये भी पे नहीं किया, पे करना है, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कितना आएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 30K। तो सर सीधा बताओ ना, अगर कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होगा, सर वेजेस भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा वेजेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उस केस में हम कहाँ ऐड करेंगे? ट्रेडिंग में। तो मैं कह रहा हूं कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसे क्या करना है? उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में प्लस करना है, और दूसरा कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आई होप मेरी यहां तक बात क्लियर होगी आउटस्टैंडिंग के बारे में। तो कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग आएगा तो उसे प्लस करना है, किसमें? ट्रेडिंग या पीएनएल के अंदर, और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है सर। अच्छा, हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं, कैसा बताऊं? आपके पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, और ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा है सर? यहां लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट। ओ माय गॉड, किस साइड लिखा है? डेबिट या क्रेडिट? जल्दी बताओ सर। क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग लिखा है तो सर क्या उस केस में भी 2 जगह इंपैक्ट होगा? नहीं मेरे बच्चों। अगर कभी भी कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका मतलब उसका एक बार तो इंपैक्ट हो चुका होगा। अब रेंट है तो इसका मतलब रेंट में तो हमने प्लस कर दिया, और दूसरा इंपैक्ट क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट में तो ऑलरेडी प्लस हो चुका है, और ये क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो उस केस में ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ पाए मेरी बात? तो अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग कहां पे दे रखा है? ट्रायल में, तो ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं जाएगा, उसका सीधा इंपैक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर हो गया बेटा आपका 5 आउटस्टैंडिंग के बारे में। तो कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग हो बेटा, सबका यही इंपैक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो सर ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं बेटा हम लोग। पॉइंट नंबर 6 है मेरे बच्चों एडवांस। इसका एक और नाम मेरे बच्चों प्रीपेड, और इसका एक और नाम मेरे बच्चों अनएक्सपायर्ड। ठीक है,
तो एडवांस, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कुछ एक्सपेंस हैं जो फर्म ने एडवांस पे कर दिए। ठीक है सर जब फर्म ने एडवांस पे कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, एसेट साइड में। सर रिस्पेक्टिव अकाउंट का मतलब क्या है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है या दूसरा कौन सा हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कोई भी खर्चा अगर फर्म एडवांस पे कर रही है, आज मैं एक्सपेंस पे कर रहा हूं फ्यूचर के लिए, तो क्या वो आज का खर्चा है? नहीं सर, वो तो फ्यूचर का खर्चा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाके उसमें से माइनस कर देंगे और दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। यहां तक बात क्लियर है? सर एग्जाम्पल बता दो ना एक बार, चलो देख लो ना, एक छोटा सा देख लेते हैं। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और फॉर एग्जाम्पल वही रेंट वाला। अब रेंट मैंने कितना बताया था एग्जाम्पल में, 10,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन आपने पे कर दिया 1.5 लाख रुपए। सर 1.5 लाख पे कर दिया, लेकिन सर 12 महीने का तो 1,20,000 रेंट बनता है, तो बेटा वही तो 30,000 रुपये एडवांस दे दिया। तो एडवांस रेंट मैंने क्या बताया आपको, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। तो यहां तो 1,20,000 ही आएगा बच्चे, और जो 30,000 रुपये आपने एडवांस दिया मेरे बच्चों, बताओ ये कहां पर आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एसेट्स या लाइबिलिटीज, एसेट्स में एडवांस दिया ना बेटा, तो एडवांस हमारे लिए क्या हो गई, एक एसेट्स हो गई, फ्यूचर में इसका बेनिफिट लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 है हमारा कि अगर हम कोई भी खर्चा बेटा एडवांस पे कर रहे हैं तो उसे माइनस करना है। माइनस कहां करना है, उसका जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट होगा, और दूसरा कहां आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। चलो सर, एक वर्ड सुना है सर हम लोगों ने, एक्रूड इनकम सुना आप लोगों ने, एक्रूड इनकम। हाँ सर, कुछ सुना सुना सा लग रहा है। एक्रूड वर्ड का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली बट नॉट रिसीव्ड। तो आपने कमा तो ली लेकिन मिली नहीं है सर। ठीक है, तो सर हम अकाउंटिंग कैसे बनाते हैं, हम एक्रूअल फॉलो करते हैं। एक्रूअल का मतलब होता है कि अगर आपने काम कर लिया है, आपकी इनकम जनरेट हो गई है, तो आप उसे इनकम बुक कर लो, चाहे वो मिली ना हो। तो सिंपल सी बात है सर, एक्रूड इनकम का इंपैक्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, हम प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें कमीशन मिली है मान लीजिए 12,000 रुपए, और एडजस्टमेंट में लिखा है कि 3,000 रुपए अभी एक्रूड है। एडजस्टमेंट में लिखा है बेटा सर 3,000 रुपए एक्रूड है, मतलब कमा तो ली लेकिन मिली नहीं है। तो कोई बात नहीं, कमीशन में 3K ऐड कर दो, और ये 3K हमने इनकम तो 15K दिखा दी, लेकिन अभी मिली कितनी ओनली आपको, 12K। तो 3K जो आपने इनकम अपनी बुक कर ली है, अभी फ्यूचर में मिलेगी, तो दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा सर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में एक्रूड इनकम कितना, 3K। तो आई होप मेरी बात क्लियर होगी यहां तक, है ना बच्चों। तो एक्रूड का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपनी जो भी इनकम होगी उसमें ऐड कर देंगे, और दूसरा कहां जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है बेटा, तो ये था पॉइंट नंबर 7। चलो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पॉइंट नंबर 8। सर कितने पॉइंट कराओगे बेटा, कम से कम 20 पॉइंट है इसके ऊपर। चलिए पॉइंट नंबर कौन सा आ गया, 7 था ना जी। चलो पॉइंट नंबर 7 देखते हैं बेटा। 7 होता है, अच्छा पहले एक बार रिवाइज करें फटाफट से। पहला क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा क्या है, डेप्रिसिएशन, तीसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर हमने पढ़ा आउटस्टैंडिंग, फिर पढ़ा एडवांस, एक्रूड। आई थिंक पॉइंट नंबर 8 होगा बेटा, ये प्लीज चेक कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओहो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सर इसका मतलब क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। भाई अभी आपने काम भी नहीं किया और आपको पैसे मिल जाएं, अरे सर बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो है ना, तो उसे बोलते हैं एडवांस इनकम। तो ऐसी इनकम जो आपको कैसे मिल गई है, पहले मिल गई है, तो सर क्या करना चाहिए इसको, तो सिंपल सी बात है बेटा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर देना चाहिए, और हमारी जो बैलेंस शीट की, हाँ जी, कहाँ पर आएगी, लायबिलिटी साइड में। कहाँ पर आएगी, लायबिलिटीज। सर एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल ये हमारा P&L अकाउंट है, ठीक है, हमें ट्रायल में लिखा था बाय कमीशन, कितना लिखा था कमीशन बताओ, 50K, ठीक है।
और एडजस्टमेंट में लिखा है कि 50K के अंदर 5,000 रुपए की इनकम एडवांस है। ये 50,000 जो आपको मिले इसमें 5,000 रुपए एडवांस है, तो ठीक है सर 5,000 एडवांस है तो कोई बात नहीं, एडवांस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 5K हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना बचा 45K। ओके, और बैलेंस शीट की जो एडवांस मिला वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। तो जो भी एडवांस कमीशन है, रेंट है, जो भी इनकम है वो लायबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो भी आउटस्टैंडिंग था, एडवांस था, एक्रूड था, इनकम रिसीव इन एडवांस, इन सब पे कॉन्सेप्ट लगता है एक्रूअल का। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं ये प्लस माइनस क्यों होते हैं। आई होप आपको पता होगा, फिर भी एक बार समझ लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे होंगे प्लस माइनस क्यों होता है, इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटे। हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। पहले मैं आउटस्टैंडिंग समझाता हूँ। आउटस्टैंडिंग हम लोग प्लस क्यों कर रहे हैं। अब मेरी बात मान ली, फॉर एग्जांपल सैलरी की बात करते हैं, यहां से यहां तक 12 मंथ है, ठीक है बेटा। हमने सैलरी जो पे करी है ओनली 10 मंथ की पे करी है। कितने मंथ की पे करी है, 10 मंथ की। तो 2 महीने की सैलरी हमारी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग। मतलब एम्प्लॉय से काम तो करवा लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी। सर अगले साल पे कर देंगे, कोई बात नहीं, अगले साल पे कर देना, लेकिन खर्चे, ये बेनिफिट किस साल लिए हैं, इसी साल लिए हैं ना। तो इसलिए हम जब अपना P&L बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे मेरे बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या फॉलो करते हैं, एक्रूअल। तो यहां पर जो सैलरी आएगी वो कितने महीने की आएगी, 12 की आएगी। लेकिन सर पे तो आपने 10 ही किए हैं, कोई बात नहीं, 2 मंथ की जो सैलरी हमने नहीं पे करी उसको ऐड कर देंगे, खर्चा इस बार का है ना। और दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग प्लस क्यों कर रहे हैं। और भाई एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना। हम लोगों ने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी, तो खर्चा तो इस साल का ही है, इस साल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी 15 महीने की। हाँ सर हो सकता है, हमने इस साल के अंदर उसको 3 मंथ की सैलरी एडवांस दे दी। अब सोचो जो एडवांस सैलरी आप पे कर रहे हो, क्या वो उसका बेनिफिट लिया, क्या इस साल का खर्चा है। सर पेमेंट तो कर दी लेकिन खर्चा तो अगले साल का है ना भाई। तो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए सैलरी है, तो 10 इंटू कितना किया आपने, 15। तो आपने सैलरी में डेबिट कितना किया, 1.5 लाख रुपए। लेकिन एक खर्चा 1.5 लाख रुपए इस साल थोड़ी है, इसमें से कितने महीने की, 3 मंथ की, तो नेक्स्ट ईयर की है। तो कोई 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30,000 रुपए, वो माइनस कर दो, तो हमारे खर्चे कितने होंगे, 1,20,000 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया है और पेमेंट नहीं करी है। एडवांस हमने पहले ही पे कर दिया, बेनिफिट नहीं लिया, इस साल खर्चा नहीं है, माइनस कर देंगे। एक्रूड क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि हमने काम तो कर लिया है, इनकम जनरेट तो हो गई है लेकिन अभी मिली नहीं है, तो उसी इनकम आज की मानेंगे, चाहे मिलेगा फ्यूचर में। सर एडवांस मिल जाए, तो एडवांस अगर मुझे मिल रहा है फ्यूचर के लिए, आज मिल रहा है, तो मेरी आज की इनकम थोड़ी है, इसलिए उसे माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ एक पॉइंट और बताना मुझे, एक बार कॉमनली चारों पॉइंट बता दूं मैं आपको कि अगर ट्रायल बैलेंस में, मैंने आउटस्टैंडिंग वाला बताया था आपको, अगर कभी भी आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड या एडवांस, सॉरी ये दोनों तो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात है, एक्सपेंस की, और एक्रूड और कोई एडवांस इनकम है, ये किसकी बात कर रहे हैं, इनकम की। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है, कोई एडवांस एक्सपेंस दे रखा है, कोई भी चीज़ें अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इनके इम्पैक्ट 2 जगह नहीं जाएंगे, कहाँ जाएगा, ओनली एक जगह जाएगा। तो जैसे ट्रायल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, जैसे आपने एडवांस एक्सपेंस पे कर दिया तो आपकी एसेट साइड में, एक्रूड इनकम है ट्रायल में दे रखा है तो आपकी एसेट्स में आएगा, या एडवांस कोई इनकम है तो लायबिलिटीज में आएगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर ये चारों चीजें आपको ट्रायल में ना देके, सॉरी अगर ट्रायल में गिवन है तो आपको उनका सिंगल इंपैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक चलिए, तो 8 पॉइंट हमारे खत्म हो गए बेटा। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं हम लोग। कुछ स्पेशल केसेस हैं, आपने जनरली पढ़े होंगे, जैसे आप गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, नाम सुना है, हाँ सर नाम को सुना सुना लग रहा है। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट, या इसे हम बोलते हैं फ्री सैंपल के लिए बांटते हैं ना गुड्स आप, ठीक है सर। तो गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट, गुड्स गिवन फॉर फ्री सैंपल, इनका इंपैक्ट क्या होता है बेटा। सर सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी परचेज होगी, परचेज से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सर।
और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा सर? दूसरा इंपैक्ट ये होगा मेरे बच्चों बैलेंस शीट में, आई एम सॉरी, कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड से। किस नाम से? टू चैरिटी, टू एडवर्टीजमेंट, टू फ्री सैंपल। समझ पा रहे बात को? तो अगर आपको एडजस्टमेंट में लिखा है गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल, तो उन केसेस में क्या करना है आप लोगों ने? आपने अपनी परचेज को रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा मेरे बच्चे? हमारे पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 9 था आपके लिए। चलिए पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। 10 है जी गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। ठीक है जी, फॉर किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज। ठीक है सर, तो प्रोप्राइटर ने क्या किया? कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के ले गया। ठीक है सर, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में होगा क्या? दोबारा वही कहानी, हमारी परचेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इस केस में पीएनएल मत डेबिट कर देना, क्योंकि ये फर्म का खर्चा थोड़ी है, ये तो उसकी पर्सनल ऑब्लिगेशन है। तो ड्राइंग्स के नाम से या गुड्स टेकन के नाम से हम लोग क्या कर देंगे? कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके जाएगा तो हमारी परचेज माइनस होगी और दूसरा हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 9 और 10 अगर आप देखें कॉमन है, केवल थोड़ा चेंज यहां पर है। ठीक है, एक पॉइंट नंबर 11 डिस्कस करेंगे हम लोग, फटाफट से आइए बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 11 जी। पॉइंट नंबर 11 कहता है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान सुनना क्या कह रहा है। इसमें 3 केस हैं। ये कहता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है सर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जी चलो कुछ केसेस देखते हैं हम लोग। केस फर्स्ट, क्वेश्चन में कहता है गुड्स की जो कॉस्ट थी, और यहां कॉलम है इंश्योरेंस कंपनी का, समझ जाना, मैं कॉमन लिख रहा हूं सबके लिए, ठीक है ना। तो गुड्स की कॉस्ट और इंश्योरेंस कंपनी। पहले केस में गुड्स की जो कॉस्ट थी वो 10,000 था, इंश्योरेंस कंपनी नील। ठीक है सर, नील का मतलब कोई क्लेम नहीं मिला। ठीक है, चलिए तो पहले केस में बोला है गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 10,000, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना है मेरे बच्चों? 0। तो बताइए जी लॉस कितने का हो गया सर? 10,000 का लॉस हो गया पूरा। चलो अगले केस में कहता है मेरे बच्चों गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 10,000, इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं हम 8,000 रुपए क्लेम एडमिट कर रहे हैं, अभी क्लेम दिया नहीं है, कल एडमिट किया है। और थर्ड केस में कहता है बेटा गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपए और इंश्योरेंस क्लेम 100% एडमिट कर रही है कंपनी। यहां पे लॉस कितना है? 2,000 रुपए, यहां पे लॉस कितना है? 0। अब हमें समझना है कि इन केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इन सब में कॉमन पॉइंट है, हमारे पास स्टॉक कितने का गया? 10,000 रुपए का। तो बेटा परचेज में से कितना माइनस होगा मेरे बच्चों? सर 10,000 रुपए। तो 10,000 का गुड्स हमारा कम हो गया, तो स्टॉक को कम कर देंगे, परचेज कम कर देंगे हम लोग। ठीक है जी। दूसरा इंपैक्ट सर क्या होगा? पूरा का पूरा हमें नुकसान हो गया, तो पीएनएल की डेबिट साइड में आ जाएगा, टू लॉस बाय फायर। तो पहले केस में 10,000 का स्टॉक चला गया और पीएनएल की डेबिट साइड में। ठीक है, अगला केस सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा आता है बेटा एग्जाम में। हमारे पास से स्टॉक कितना गया? जल्दी बताओ जी, स्टॉक कितना गया हमारे पास से? चलो जी, स्टॉक गया जी दोबारा वही 10,000 रुपए का। तो परचेज से कितने माइनस करने वाला हूं बेटा? सर 10,000 माइनस कर देंगे परचेज से तो। ठीक है, नुकसान कितना हुआ जी? पीएनएल की डेबिट साइड में कितना आएगा बेटा? 2,000 रुपए। ठीक है सर, 10,000 का स्टॉक था, 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम क्लेम आपको दे देंगे। तो बेटा नुकसान कितने का हुआ? नुकसान कितने का हुआ? 2,000 रुपए का। और ये जो 8,000 रुपए आपको मिल गए, मिलेंगे सर, अभी कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, दिया थोड़ी है। तो हम इंश्योरेंस कंपनी के नाम से अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी बुक कर लेंगे बेटा, ये पैसा फ्यूचर में आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो सर थर्ड केस बताओ। थर्ड केस देखो बेटा, थर्ड केस में कहता है कि 10,000 का गुड्स था और क्लेम भी कितना मिला? 10 मिल गया पूरा आपको। तो इस केस में क्या होगा बेटा मेरे बच्चों? स्टॉक कितना कम हो गया? सर परचेज तो पूरी की पूरी दोबारा 10,000 माइनस हो गई, है ना जी। लेकिन क्या नुकसान हुआ? क्या प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में कुछ आएगा? नहीं आएगा, 0।
हाँ, बैलेंस शीट की एसेट साइड में बताओ जी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी कितना आएगा? 10,000 रुपये। तो 3 पॉइंट हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के बेटा। तो पहले केस में 10,000 रुपये का लॉस है, दूसरे केस में 2,000 का लॉस है, तीसरे केस में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये था पॉइंट नंबर 11। चल सकते हैं आगे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। अच्छा, जो मैंने अभी लास्ट के पॉइंट नंबर 10 और 11 पढ़ाया है, इनमें याद रखना हमेशा अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट प्राइस और लिखा है सेलिंग प्राइस, तो आपको हमेशा एंट्री किससे करनी है? कॉस्ट से करनी है। किससे करनी है? कॉस्ट प्राइस से करनी है। सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है। एक पॉइंट और है बच्चा, मैंने कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक के इंपैक्ट कहाँ पड़ते हैं? सर 2 जगह पड़ते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है, और दूसरा कहाँ आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लेकिन आपको 2 वैल्यू दे रखी है, एक लिखा है कॉस्ट और एक लिखा है एनआरबी, ठीक है सर। तो हम किस प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट और एनआरबी, विच एवरेज क्या बेटा? लोअर। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट और एनआरबी विच एवरेज क्या होगा बेटा? लोअर। तो जो प्राइस कम होगा उस प्राइस पे हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। जो भी प्राइस कम होगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस या एनआरबी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है बेटा। चले बेटा पॉइंट नंबर 13 देखते हैं हम लोग आगे। आइए, अब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक बार नंबरिंग यार चेक कर लेना। हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 13 की बेटा, और हम बात कर रहे हैं बैड डेट्स, डेटर्स एंड प्रोविजन की। बहुत मुश्किल पॉइंट है। तो पहले हम कैसे करेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए मैं ड्राफ्ट करूंगा, उसका इम्पैक्ट दिखाऊंगा और फिर लॉजिक की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं कहता हूं कि आपको एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस गिवन है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान सुनना। 2 साइड दे रखी है आपको, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है सर। ये सबसे बेस्ट तरीका, बहुत आसान है। चलिए, आपके पास डेटर्स कितने हैं सर? मेरे पास 1 लाख रुपए के डेटर्स हैं, ठीक है। ट्रायल में बैड डेट्स 10,000। सर ट्रायल में बैड डेट्स 10,000 मतलब 10,000 रुपये डूब गए। सर प्रोविजन फॉर डीडी मतलब ये हुआ डाउटफुल डेट्स। जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है वो मान लीजिए 20,000 है। याद रखना ये प्रोविजन कौन सा मेरे बच्चों? ओल्ड वाला, इसे कहता है हमेशा ओल्ड। ये बैड डेट्स कौन सा मेरे बच्चों? ओल्ड। भाई कोई चीज अगर आपके ट्रायल के अंदर आ रही है तो सारा ओल्ड है, ठीक है। एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान सुनना। वो आपसे कहता है बेटा, एडजस्टमेंट के बारे में आपसे बोल रहा है। पहला पॉइंट, चलिए जी, कहता है कि न्यू फर्दर बैड डेट्स। मैं पूरा लिख लूं, चलो, न्यू फर्दर बैड डेट्स। सर न्यू फर्दर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? 31 मार्च के बाद कुछ और डेटर्स डूब गए, ठीक है। उसके बाद हमने एक न्यू प्रोविजन बनाया, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डीडी लिख रहा हूं बेटा, कितने से? 10% से। कितने से हैं? 10% से, ठीक है सर। और अगला पॉइंट है मेरे बच्चे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स से जल्दी पैसे निकालने के लिए मैंने डेटर्स को डिस्काउंट दिया। ये कितना है सर? ये भी 10% है। तो मैं आपको एक ही केस में सारे पॉइंट समझा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। डेटर्स पे मैक्सिमम 3 बातें आ सकती हैं। आपको ट्रायल में लिखा होगा डेटर्स, ट्रायल में लिखा होगा बैड डेट्स, और फिर लिखा होगा प्रोविजन। ये 3 बातें मैक्सिमम हो सकती हैं आपके साथ ट्रायल में, ठीक है। और उसके बाद नीचे 3 बातें मैक्सिमम हो सकती हैं, ठीक है। ये जो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो एडजस्टमेंट में पॉइंट लिखे हुए हैं, जो एडजस्टमेंट पॉइंट लिखे हैं आपको, जैसे ये बैड डेट्स लिखा है, ये कौन सा वाला है? न्यू। ये जो प्रोविजन हम बनाने वाले हैं, ये कौन सा प्रोविजन है? न्यू, ठीक है। तो याद रखना इसमें 2 चीजें ओल्ड और 2 चीजें क्या आपकी नहीं है, ठीक है सर। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए सर, पहले इसका आंसर देखिए मैं करना क्या, फिर लॉजिक की बात करते हैं। तो हम लोग बनाएंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है सर, और हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, बहुत सरलता से, बहुत आसानी के साथ, ठीक है। चलो सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं। डेटर्स 1 लाख रुपए हैं, तो डेटर्स हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में 1 लाख रुपए आ गया। सर बैड डेट्स ये 10,000 रुपए हमारे डूब चुके हैं,
तो 2 बैड डेट्स कौन से वाले हैं? ओल्ड वाले, ओल्ड वाले, ठीक है। कितने हैं जी? ये आपके 10,000, 10 के लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। ओल्ड वाले कितने हैं? 10 के। चलो जी, तो ओल्ड वाले बैड डेट्स आपके हैं 10 के। कितने बच्चों? 10 के। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। बैड डेट्स हो गया जी। प्रोविजन ओल्ड वाला अभी छोड़ दो, बता दो क्या करना है। अब कहता है देखो ये जो घटना है ये कब तक की है? 31 मार्च की है। अब ये चीजें एडजस्टमेंट 31 मार्च के बाद न्यू फर्दर बैड डेट्स 10,000 रुपए और डूब गए, तो क्या करेंगे भाई? डेटर्स पे जितनी भी एडजस्टमेंट हो न्यू बैड डेट्स के नाम से हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। भाई मुझे मार्केट से 1 लाख रुपए लेना था और मुझे पता लगा कि यार एक मिस्टर राम था, उनसे मुझे 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन वो मेरे पैसे लेके भाग गए। तो मैंने मान लिया जी ठीक है बैड डेट्स। तो बैड डेट से क्या होगा? मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे और हम पीएल में डेबिट साइड में ऐड कर देंगे। किस नाम से? न्यू बैड डेट्स के नाम से। कितना सर? 10। मैंने 20 लिखा था, मेरे ख्याल से लिखा है। चलो ठीक है, ये ओल्ड वाले अलग हैं और न्यू वाले अलग हैं। यहां तक बात समझ आई? ठीक है सर। अब इसके बाद मुझे लगा यार कि जब मुझे 1 लाख रुपए लेने थे, 10,000 मेरे और डूब गए, तो फ्यूचर के लिए एक नया प्रोविजन बनाया मैंने कहा 10% का प्रोविजन मेंटेन करते हैं। तो मैं क्या करूंगा? 90 में से फिर माइनस करूंगा क्या बेटा? न्यू प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स। तो 90 का कितना है? 10% कितना आएगा बेटा? 9,000 रुपए। ठीक है सर, कितना हो गया? 81K। और यहां पर ऐड कर दूंगा प्रोविजन। कौन सा बताओ? न्यू वाला। कितना? 9K। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो डेटर्स पे जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो सारी डेटर्स से माइनस करनी है, क्योंकि नुकसान है आपके लिए, और पीएल में क्या करनी है? प्लस करनी है आपने। ठीक है सर, आगे चलो। फिर कहता है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स को डिस्काउंट दिया जल्दी पैसा इमीडिएट निकालने के लिए। तो डिस्काउंट अगर हम देंगे तो 81K का कितना बेटा? 8100 हो जाएगा ना। थोड़ा प्लीज वैल्यू लिखना, 72900 ये वैल्यू बची फाइन। और यहां पर ऐड कर दिया आपने किस नाम से? डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से। कितना बेटा? 8100। ठीक है, चलो सर हमारे पास कुछ ओल्ड प्रोविजन था। हाँ मेरे बच्चे, ओल्ड पड़ा हुआ है। उस ओल्ड प्रोविजन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? ओल्ड प्रोविजन जो था वो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो एक सिंपल सी बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो कि आप लोगों ने करना क्या है, हमेशा पहला जो ओल्ड बैड डेट्स है वो लिखना है, वो ट्रायल से आएगा आपके पास से, और डेटर्स पे जितनी भी एडजस्टमेंट है, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, डिस्काउंट, उन सबको प्लस करना है और माइनस करना है ओल्ड वाला प्रोविजन। क्योंकि हमने सोचा था इतना होगा, लेकिन ये सारा हो गया बेटा, तो जो डिफरेंस होगा वो किस में आ जाएगा? आपके पीएल के डेबिट साइड में। बात समझ पाए बेटा? तो डेटर्स पे जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, वो सारी डेटर्स से माइनस होंगी और दूसरा हमारे कहाँ जाएगा? पीएल की डेबिट साइड में। ठीक है, तो मैंने ये अलग अलग पॉइंट करा सकता था, मैंने सारे पॉइंट एक साथ ही करा दिए। जो आपको ट्रायल गिवन है वो 3 मैक्सिमम बातें होंगी और यही 3 बातें मैक्सिमम आपको एडजस्टमेंट में दिखेंगी बेटा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा बेटा। चले आगे हम लोग। चलो चलिए सर, तो ये था पॉइंट नंबर 13। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 14 में, और बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में इसके ऊपर हमेशा दिखेगा। जो हमने 13 पॉइंट पढ़ा है ये वाला बिना डेटर्स के क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, और पॉइंट नंबर 14 जो मैं बोल रहा हूं आपसे, इसके बिना भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इसके भी 2 केसेस हैं। आइए बेटा, तो पॉइंट नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14 बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब सर क्या हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब बच्चों ये होता है, आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, बहुत ध्यान सुनना। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखा है 10% लोन, 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड में। ठीक है सर, लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 रुपए। पहले ये बताओ, ये लोन फर्म ने लिया है, दिया है? अगर लोन क्रेडिट साइड में लिखा है तो ये मतलब हमारी क्या है? लायबिलिटीज है, मतलब फर्म ने लोन लिया होगा।
और दूसरी बात आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट लोन कहाँ पे लिखा है, डेबिट साइड में, तो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है और एडजस्टमेंट में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये पॉइंट जब भी एग्जाम में आता है हमेशा हिडन की तरह आता है, हिडन एडजस्टमेंट होती है बेटा। तो अब मेरी बात याद रखो, पूरे अकाउंट्स के अंदर अगर कभी भी पूरे अकाउंट्स के अंदर कहीं भी डेट लिखी है, कोई परसेंटेज लिखी है, तो मतलब वहां कुछ पंगा है बेटा। मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है सर। मैंने बनाई बैलेंस शीट, ठीक है सर। चलो पहले 10% लोन हमारी क्या है, लाइबिलिटीज है, बैलेंस शीट में लिख दिया जी 10% लोन। कितने का लोन है जी, 1 लाख रुपए का सर। अब किस रेट से लिया आपने लोन, 10%। इंटरेस्ट कितना पे किया, 8K, तो हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बताओ जी कितना, 8,000 रुपए। ठीक है सर, यहां तक बात। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लोन कितने का है, 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट कितना है 10%। तो भाई इंटरेस्ट बनता कितना है, खर्चा कितना इंटरेस्ट का, 10। लेकिन आपने पे कितना किया, अरे सर पेमेंट तो 8 ही करी है, तो ये जो 2,000 रुपए रह गया, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। याद आया कुछ, क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। और हमेशा क्या करते हैं, प्लस। और दूसरा कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। बात समझ आई। तो 1 लाख रुपए का लोन 10% के रेट से कितने ब्याज हुआ, 10,000 रुपए। लेकिन फर्म पे कितना कर रही है, 8, तो 2,000 रुपए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया सर। तो क्या करेंगे, उसे इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो ये केस नंबर फर्स्ट था, ठीक है। चलिए इसी को मैं केस नंबर 2 भी कराता हूं आपको, इसके बगल में देखिए बेटा, ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको, यहां डेबिट साइड है, यहां क्रेडिट साइड है, ठीक है। यहां पे लिखा है 10% लोन अगेन 1 लाख रुपीज, और यहां डेट डाल दी है 1 अक्टूबर, ठीक है। ईयर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां लिखा है हमारे अकाउंट्स कब एंड होते हैं, 31 मार्च में। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस में लिखा है 10% लोन 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर, और बुक्स कब एंड हो रही है, 31 मार्च में। तो अगर आप इसका आंसर देखें, मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया। सर इंटरेस्ट जो होना चाहिए 1 लाख रुपए के ऊपर 10%, लेकिन कितने महीने का, कब लोन लिया आपने, 1 अक्टूबर, बुक्स कब एंड हो रही है, मार्च, तो कितने महीने का ब्याज, 6 मंथ का। तो सर इंटरेस्ट तो कितना ड्यू हो गया, 5,000 रुपए। और सर पे कितना किया आपने, 0, तो इसका मतलब 5,000 का 5,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो सर इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे बताओ, यहां देखो प्रॉफिट लॉस में लिखो कि टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बेटा, 5K। बैलेंस शीट में बताओ लोन कितना आएगा बेटा, बैलेंस शीट में लोन वही कितने का आएगा बताओ, लोन तो सर वही 10% हमारे पास, 10% के रेट से है, 1 लाख रुपए, और प्लस 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 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना मेरे बच्चों, 5,000 रुपए, ठीक है। तो ये जो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट हमने क्या किया, पीएनएल में डेबिट किया, और बैलेंस शीट की कहां पर आ गया, लायबिलिटी साइड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14 में दोबारा बता रहा हूं, ये जो एडजस्टमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा दिखेगी, ठीक है बेटा। चलिए पॉइंट नंबर देखते हैं 15 बेटा, स्टार्ट करें। चलिए पॉइंट नंबर, आगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक है वो मैं समझाता हूं क्या आ सकता है। वो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, कि बस समझ लीजिए एक बार। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग बात करेंगे अब 15 की। 15 था यार, देखना नंबरिंग पता नहीं यार मुझे आगे पीछे हो रही है। चलो पॉइंट नंबर 15 ही होगा। चलो बच्चा, तो पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं। 15 मतलब ना बोले, कुछ मिसलेनियस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। कुछ मिसलेनियस पॉइंट क्या क्या है, एक तो है मैनेजर कमीशन का। आपको पता होगा मैनेजर कमीशन 2 टाइप की होती है, एक होती है बिफोर चार्जिंग और एक होती है आफ्टर चार्जिंग। तो याद रखो, अगर कभी भी मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट आए मेरे बच्चों, मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट कभी भी आए, वो हमेशा 2 तरह से बोलता है, एक बोलता है बिफोर चार्जिंग और एक बोलता है आफ्टर चार्जिंग। बाकी इसको बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन के साथ कर पाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा समझा नहीं पाएंगे बेटा। चलो, एक होती है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। बेटा बिफोर चार्जिंग में क्या फॉर्मूला होता है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा इनटू क्या लिखेंगे, रेट अपॉन 100। तो सिंपल सी बात है।
तो जब नेट प्रॉफिट जो मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है बेटा, तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। लेकिन जब आफ्टर चार्जिंग होता है मेरे बच्चों, तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो अगर आफ्टर चार्जिंग होगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट लिखना है आपने। ठीक है, ये किस केस में है, अगर हमारे पास आफ्टर चार्जिंग होगा। ठीक है, तो मिसलेनियस में एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट देखिए बेटा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ओमिशन के पॉइंट देखते हैं। कुछ चीजें हम लोग ओमिशन हो जाता है बेटा, कुछ ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। जैसे हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 के गुड्स उधार में खरीदे, लेकिन उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो बताओ मुझे जरा उसका क्या इंपैक्ट करेंगे। सर सिंपल सी बात है, गुड्स उधार में खरीदे, उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, तो सर उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो जरा मुझे बताओ अब इसका अकाउंटिंग में इंपैक्ट क्या करोगे आप। तो सर हम अपनी परचेज को बढ़ा देंगे और बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है उसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है यार। तो अगर आपने कुछ गुड्स परचेज किए और वो बुक से रिकॉर्ड करना भूल गए तो कोई बात नहीं, अपने परचेज को बढ़ा देना और साथ में क्या बढ़ जाएगी आपकी लायबिलिटीज। चलो, तो मिसलेनियस में पहला पॉइंट था कमीशन वाला, दूसरा पॉइंट था ओमिशन वाला। एक होता है हमारे पास एरर्स वाला पॉइंट। कभी कभी हम गलती भी तो कर लेते हैं। सर कैसी गलती, अरे बिल्कुल करते नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारे आपने कि रेवेन्यू को हमने क्या मान लिया, कैपिटलाइज, या कैपिटलाइज को हमने क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल हम एक नई मशीनरी परचेज करते हैं और मशीनरी को हमने खरीदा, उस पर कुछ हमने काटेज दिया, या मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर बुलाया, या किसी मजदूर को वेजेस दिया। ये सारे खर्चे क्या होने चाहिए, कैपिटलाइज। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, सर मिस्टेक कर दी, सर कार्टेज के खर्चे उसने कार्टेज में ऐड कर दिए, वेजेस को वेजेस में ऐड कर दिया। लेकिन ये खर्चे आने कहाँ चाहिए थे, मशीनरी की कॉस्ट में, क्योंकि ये सारे खर्चे क्या हैं, कैपिटलाइज हैं। तो सर गलती हो गई, तो रेक्टिफाई क्या करोगे, सर एक काम करेंगे, हम लोगों ने अगर वेजेस में ऐड कर दिया तो वेजेस से माइनस कर लो और कहाँ पे ऐड कर लो, मशीनरी में। अगर हमने मशीनरी को लेके आए, उसको लाने ले जाने में कुछ किराया भाड़ा दिया और वो गलती से हमने कार्टेज में ऐड कर दिया, तो ठीक कैसे करोगे, सर कार्टेज से माइनस कर देना और दूसरा हम लोग उसे मशीनरी में ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट है एरर्स एंड ओमिशन के। ठीक है, 11th क्लास के प्रोस्पेक्टिव से मेरे ख्याल से काफी पॉइंट है बेटा। ठीक है, डेटर्स का पॉइंट मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि इससे आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा ये समझ आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इस एक पूरे लेक्चर में पूरे जितनी भी एडजस्टमेंट है आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। अगर आपको पसंद आए कमेंट्स करके जरूर बताइए बेटा कि अगर आपको कोई डाउट है या कोई और चीज़ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।